हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BHIE 144 जो आपका हिस्ट्री का कोर्स है ना, इसकी 2 यूनिट्स करवाऊंगी। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 9 करवा रही हूँ और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको यूनिट 10 करवाऊंगी। ये एक आप में से एक स्टूडेंट की डिमांड थी, तो इस पर्पज़ से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका बातों में, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो यूनिट है ना ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। प्लस इसमें जो वर्ड्स है ना वो कई ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन में भी कुछ और हो सकती हो और मैंने कुछ और बोला हो, तो आप उतना उस चीज़ को लेके मत बैठेगा। मेन जो आपका फोकस होना चाहिए कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर इसका क्वेश्चन इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप एटलीस्ट इतने केपेबल हों कि आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ, अनअटेम्प्ट उस क्वेश्चन को ना छोड़ें। तो इस वजह से मैं इस यूनिट को रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखिए, यूनिट 9 है आपकी हिस्ट्री का ये यूनिट है। यूनिट 9 क्या कहता है? हैगियोग्राफिक्स एंड भक्ति ट्रेडिशंस। जो भी बायोग्राफीज़ होती है ना, जैसे जो संत होते हैं और मोंक्स होते हैं, मतलब कि जो संत आप समझते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को जो जस्टिफाई करते हैं, उनके धर्म का आचार प्रचार करते हैं, तो वो चीज़ें क्या उनके बारे में की उनकी बायोग्राफीज़ कहाँ से उनका स्टार्टिंग हुआ था, किस तरीके से उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन शॉर्ट, अगर आप हिंदू हैं तो आप पंडित को समझते होंगे, तो उनकी अपनी एक अलग विचारधाराएं होती हैं किसी भी रिलीजन को लेके। अगर मुस्लिम्स में देखें तो वो अल्लाह को मानते हैं, तो उनके कुछ अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। क्रिश्चियंस में उनकी अलग तरीके की जो वर्शिप प्रैक्टिसेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सो यहाँ पे ये जो यूनिट है ना, इसमें हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे। जो हैगियोग्राफिक्स और भक्ति ट्रेडिशंस हैं, तो यही सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो हैगियोग्राफिक वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बायोग्राफी बताना किनकी, संत और जो मोंक्स होते हैं उन सब की। इसके अलावा जो भक्ति ट्रेडिशंस हैं, ये जो भक्ति से रिलेटेड जितने भी सबकी ना अपने अपने अलग अलग वेज होते हैं। जैसे कि आप खुद का एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं तो हम दिवाली पे एक अलग तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, अगर हम मुस्लिम्स में है तो हमारा ये होता है कि जो हमारे रोज़े हैं उनके लिए हम अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आती है, भक्ति ट्रेडिशंस में होती हैं कि जो हमारे गॉड गॉडेसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, जो भी हम उनको जिस भी चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम उनकी भक्ति या पूजा पाठ करते हैं। इस पूरी यूनिट में यही सब चीज़ें आपको समझा रखी हैं। हिंदी में अगर इसका नाम मैं समझाऊं तो इसको बोलते हैं हैगियोग्राफिक्स एंड भक्ति ट्रेडिशन। जो यूनिट 9 है, इसका हिंदी वर्जन है संत चरित्र लेखन और भक्ति। ओके, संत चरित्र मतलब जो संत होते हैं ना, जो किसी भी रिलीजन के हेड होते हैं, उनका जो चरित्र लेखन होता है, और भक्ति उससे रिलेटेड इस यूनिट में आपको समझाया गया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना वो इसी से रिलेटेड आएगा कि ये क्या होता है, हैगियोग्राफीज क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि जो हैगियोग्राफीज होते हैं ना, ये क्या है, एक रिटन डिवोटेड होते हैं जो कि रिकॉर्डिंग या जो ग्लोरीफाइंग लीव्स होती हैं होली एग्जाम्पल। जैसे कि जो संत हैं, डिवोटीज, भक्त हैं, जो मार्टियर्स हैं, मतलब कि अपने धर्म के लिए, अपने रिलीजन को बचाने के लिए जो शहीद हो जाते हैं। मतलब कि ऐसा होता है ना कि सर झुका नहीं सकते, मतलब कटवा लेंगे, झुकाएंगे नहीं, अपने रिलीजन को नहीं चेंज करेंगे। तो जो अपने धर्म के लिए जो शहीद होते हैं ना, उन्हें हम मार्टियर्स कहते हैं। तो जो ये आपको बता रखे ना, संत हो गए, भक्त हो गए, या फिर जो मार्टियर्स हो गए, शहीद हो गए, तो इनका जो रेटिंग डिवोटेड होता है कि इन्होंने ये चीज़ें, मतलब कि किसी भी रिलीजन या धर्म से रिलेटेड इन्होंने ये चीज़ों को अचीव किया, इस तरीके की इनकी ट्रेडिशंस थे। जैसे हम जो सिख पढ़ते हैं, सिखों के जो 9 गुरु होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी एक अलग अलग अपनी एक स्टोरीज़ होती हैं। हिंदू रिलीजन में बहुत सारे ऐसे गॉड गॉडेसेस होते हैं, जैसे लक्ष्मी है, नारायण है और कृष्णा है। तो इन सब के बारे में हम इनकी अलग अलग स्टोरीज़ पढ़ते हैं, क्या क्या इन्होंने किया, किस तरीके से जो धर्म है या जो सत्युग जो चीज़ें होती हैं उनको प्रचार करने के लिए क्या क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। सो बेसिकली जो हैगियोग्राफीज होते हैं ना, ये यही होते हैं, एक रेटिंग डिवोटेड होते हैं। और किन से रिलेट करती हैं ये चीज़ें, जो हॉली एग्जाम्पलर्स होते हैं जैसे संत, भक्त और मार्टियर्स, ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। इसके अलावा जो हैगियोग्राफी है ना, ये एक बायोग्राफिकल नैरेटिव और अनक्रिटिकली इयोलॉजिस्ट सब्जेक्ट होता है। मतलब कि इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को वर्ड्स यूज़ किया जाता है, या ऐसे बहुत सारी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ना हम
अट्रैक्ट करते हैं, हमें कोई इंटरेस्टिंग लगते हैं, स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती हैं, तभी तो आप उसको पढ़ते हैं ना। जैसे कि जो कृष्णा है उनके बारे में अगर देखें, लॉर्ड कृष्णा का, तो उनकी जो बचपन की एक्टिविटीज़ थी ना वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि अगर आप उनका एक भी कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका मन करेगा कि आप उनके बारे में और जानें। सेम ऐसे ही जो जितने भी हमारे गॉड गॉडेसेस होते हैं, इनका जो लाइफ होता है, जो बर्थ होता है और जो इनका टेन्योर होता है, मतलब जो पूरा टाइम पीरियड होता है ना जब तक इनकी लाइफ रहती है, तो उसमें इन्होंने क्या चीज़ें अचीव करी होती हैं, किस तरीके से इन्होंने अपना रोल प्ले किया होता है और उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, उनसे हमारी क्या मोरल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमको हैगियोग्राफिक में आती हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें ये सब पॉइंट्स को यूज़ किया जाता है। इयोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक स्पीच है या फिर पीस ऑफ राइटिंग है, मतलब एक आपको रिटर्न एविडेंस कोई मिल गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो डिस्क्रिप्शन होता है वो मिराकुलस इवेंट्स हो गए, पोर्ट्रेयल रिलीजियस हीरोज़ हो गए, तो उनके ना हैगियोग्राफिक लिटरेचर में आपको यही सब चीज़ें मिलती हैं देखने को। आई होप आपको ना ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे। जो हैगियोग्राफी लिटरेचर है ना वो हैगियोग्राफी से रिलेटेड है, और इसमें किससे रिलेटेड बात करी जाती है, जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, मतलब हाई लेवल की भक्ति जिनकी होती है, जो अपने धर्म को, अपने रिलीजन को, अपने गुरु को के लिए ना मतलब कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, जिनको हम बाद में भी बहुत टाइम तक पढ़ते हैं। जैसे लॉर्ड रामा है, उनके बारे में हम अभी भी पढ़ते हैं। वो आज का टाइम तो नहीं था ना, इससे पहले वाली जो बर्थ थी वो भी नहीं थी, इतने पहले पहले के जो टाइम थे ना उनके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं, और उनसे हमको बहुत सारी जो मोरल वैल्यूज़ है ना वो सीखने को मिली हैं। तो यही सब चीज़ें हम इसमें हैगियोग्राफिक लिटरेचर में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिटरेचर होता है ना वो एग्जाम्पलरी लीव्स होता है। किन किन का, जो सूफी संत होते हैं, वैष्णव डिवोट्स होते हैं, भक्त जो होते हैं, संत होते हैं, तो इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस और जनरल्स में इन्होंने इनको डिफाइन किया गया है। और एक टाइम पीरियड आपको दे रखा है कि 14 से 18 सेंचुरी के बीच में। अब देखिए क्या है, पहले ना जितनी भी चीज़ें होती थी ना वो मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, तो उनको अभी कॉमन लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेजेस में भी इन चीज़ों को ट्रांसलेट किया जाता है। जो हमारी हॉली बुक्स होती हैं, जो धर्म की बुक्स होती हैं, रिलीजन्स होते हैं, जैसे महाभारत है और भगवत गीता है, तो इन सब चीज़ों को ना अलग लैंग्वेजेस में भी ट्रांसफ़र किया जाता है, डिकोड किया जाता है, जिससे कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं या जो अलग अलग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, वो भी उन चीज़ों को समझे, उन थॉट्स को अपने लाइफ में कंट्रीब्यूट करवा पाए। तो ये सब चीज़ें इसमें यहाँ पे आपको समझा रखी हैं। इसके अलावा जो सूफी हैगियोग्राफिक टेक्स्ट होता है ना उसको कहते हैं तज़किरा। ये देखिए, ये चीज़ें जो है ना, ये जो इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड ना आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसके बारे में। तज़किरत क्या होता है, तज़किरा क्या होता है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे अभी ये शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है, तो इसको भी आप अभी समझ के चलिएगा। इसके अलावा एक सूफी हैगियोग्राफिक टेक्स्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, तज़किरा कहते हैं। तज़किरा क्या है, एक कलेक्शन है किसका, बायोग्राफिकल अकाउंट्स और स्केचेस का। और जो सूफी संत थे ना उनके जो स्केचेस थे, किस तरीके से वो दिखते थे, जो उनके रिटर्न और ओरल ट्रेडिशंस थे ना, वो सब चीज़ों का एक कलेक्शन है, बायोग्राफिकल कलेक्शन है, जिसको क्या कहते हैं, तज़किरत कहते हैं। इसके अलावा एक हैगियोग्राफिकल टेक्स्ट होता है जिसके अंदर बायोग्राफिकल नैरेटिव्स और स्केचेस होते हैं। जो वैष्णव डिवोट्स होते हैं, संत, उनको क्या कहते हैं, भक्तामल या फिर भक्तामल, गार्लैंड ऑफ डिवोट्स। भक्तामल मतलब कि जो भक्त होते हैं ना, भक्त प्लस माला, तो माला मतलब गार्लैंड, जो गले में हम माला डालते हैं, बट यहाँ पे माला का मतलब क्या है, चेन की बात करी गई है। तो गार्लैंड ऑफ डिवोट्स, तो गार्लैंड का मतलब क्या होता है, माला, भक्तों की जो माला होती है। तो देखिए अब यहाँ फर्स्ट जो आपको बताया वो है तज़किरत। ये क्या है, एक सूफी हैगियोग्राफिक टेक्स्ट है। उसके अलावा नेक्स्ट जो टेक्स्ट आता है उसको कहते हैं पराची या फिर प्राची। ये बायोग्राफी होती है किनकी, संत की। ऊपर वाली भी संत की बायोग्राफी है, लेकिन इसके अंदर इनके स्केचेस की फॉर्म की बात करी गई जिसमें रिटर्न और ओरल ट्रेडिशंस को इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, जो डिवोटीज़ होते हैं, वैष्णव डिवोटीज़ होते हैं, भक्तमाल उनको कहा जाता है। और ये जो बायोग्राफी होती है जो संत की, उनको हम पराचाई या फिर प्राची कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वर्ता, तो ये क्या है, स्टोरी ऑफ अकाउंट। इसके अलावा चरिता, जो बायोग्राफिकल नरेटिव होता है। चरिता जो है ना, चरित्र वर्ड जिससे हम कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, तो ये बायोग्राफिकल नरेटिव हो गया। और लीला, लीला का मतलब होता है प्ले ड्रामा। जैसे कृष्णा से रिलेटेड ये वर्ड बहुत बार यूज़ किया जाता है कि उनको बहुत बड़ा लीलाधर कहा जाता है। तो लीला का मतलब क्या है, कोई आप प्ले कर रहे हैं, कोई ड्रामा कर रहे हैं, कोई अच्छा सा सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आती हैं हमारी लीला में। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये की पॉइंट्स हैं, इनको अपने आंसर में डेफिनेटली आप इंक्लूड करिएगा।
इसके अलावा जो नरेटिव्स होते हैं लाइफ ऑफ गुरु नानक आर फाउंड इन जन्म सखी बर्थ टेस्टिमनी। अब यहाँ पे सिखों की बात करी गई, जो गुरु नानक जी हैं ना, उनकी जो लाइफ रिलेटिव जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में मिलेगी, जन्म सखी में, या फिर जिसको बर्थ टेस्टिमनी लिटरेचर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो सूफी हैगियोग्राफिक्स होते हैं, मतलब जो सूफी आत्मकथाएं होती है ना, वो प्रोज पोयम और जो पर्सियन लैंग्वेज है ना, इन दोनों में आपको देखने को पाई जाएगी। और जो मोस्ट भक्ति हैगियोग्राफिक्स है ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होते हैं, मतलब कि हर एक एरिया की ना अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है, एक स्थानीय भाषा होती है, तो उसमें इनको इंक्लूड किया गया है। याद क्या रखना है आपको, जो सूफी हैगियोग्राफिक्स होती हैं वो प्रोज या फिर जो पर्सियन लैंग्वेज है उसमें आपको मोस्टली रिटर्न मिलेगी। इसके अलावा जो बाकी की जो भक्ति हैगियोग्राफिक्स है ना, वो जो डिफरेंट डिफरेंट स्थानीय भाषाएं होती हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती हैं, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, रीजन वाइज, तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लोग समझते हैं, डिफाइन करते हैं। तो जो स्थानीय भाषा होती है उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट भक्ति हैगियोग्राफिक्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा लास्ट जो वर्ता टेक्स्ट है, वर्ता टेक्स्ट मतलब जो स्टोरी ऑफ अकाउंट है ना, ये जो है ना, ये किस में आपको रिटर्न लैंग्वेज किस में मिलेगी, प्रोज मतलब पोएम की फॉर्म में। इसके अलावा जो ब्रज लैंग्वेज है, ब्रज जो है ना, इनको कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा से रिलेट किया जाता है। वृंदावन ब्रज, वृंदावन ब्रज, ये सब वहाँ की भाषा जो ब्रज लैंग्वेज है, वहाँ उस लैंग्वेज में आपको जो व्रता है, स्टोरी ऑफ अकाउंट आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको इतने के बाद में ना डेफिनेटली हैगियोग्राफिक वर्ड तो क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको इतना यहाँ तक समझ में आता है। इसके अलावा अब यहाँ पे जो मुगल पीरियड है, जो हमारे रूलर एम्परर्स थे ना, उनके टाइम पीरियड की बात यहाँ पे करी गई है। तो जो मुगल पीरियड था ना, वो पर्टिकुलरली एक गोल्डन एज था किस चीज़ का, प्रोडक्शन ऑफ भक्ति और जो सूफी हैगियोग्राफिक्स से नॉर्थन इंडिया में जो हमारा उत्तरी जो भारत है ना, उत्तरी भारत मतलब जैसे मैप अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जम्मू एंड कश्मीर वाला, तो ये वाला इधर वाला जो एरिया जो नॉर्दर्न इंडिया है, वहाँ की बात यहाँ पे करी गई है। इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, और नीचे क्या होता है साउथ साइड में, केरला, त्रिवेंद्रपुरम, तो ये चीज़ें साउथ साइड में आती हैं। थोड़ा मैप को भी आप आइडेंटिफाई रखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे 16th और 17th सेंचुरी की बात करी गई है कि एक जो वाइब्रेंट रिलीजियस कल्चर होता है ना, उसको कैरेक्टराइज किया गया था। बहुत सारे जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, संत क्लर्ट्स थे, उनके अकॉर्डिंग, प्लस जो भी ये संत थे, सूफीज थे, जो शिक्षक थे, वैष्णवस थे, इनका ना आपस में एक कंपटीशन भी रहता था, एक म्यूचुअल अप्रोप्रिएशन भी रहता था, और निगोशिएशन भी रहता था। जैसे कि जो भी धर्म गुरु होते हैं ना, वो अपने रिलीजन का आचार प्रचार ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। उनको लगता है कि सब लोग उन्हीं के रिलीजन को, उन्हीं की जो भक्ति प्रैक्टिसेस होती हैं उनको फॉलो करें। लेकिन जो एक्चुअल धर्म गुरु होता है ना, वो सबके जो रिलीजन्स होते हैं, सबकी जो वर्शिप प्रैक्टिसेस होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो किसी भी एक रिलीजन को या एक प्रैक्टिस को किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कि इन जो संत थे, जो फॉलोअर्स थे संत के, सूफीज़ के, तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन तो था ही। इसके अलावा उनके जो आपस के रिलेशनशिप्स थे ना, वो किस चीज़ के ऊपर मेनली बेस्ड थे, कॉम्पिटिशन के ऊपर बेस्ड थे, म्यूचुअल अप्रोप्रिएशन और निगोसिएशन के ऊपर बेस्ड थे। इसके अलावा जो न्यू भक्ति बेस्ड कम्युनिटीज़ थी, जो सूफी संत थे ना, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो मुगल इंडिया है, जो डेवलप पॉलिटिकल कनेक्शंस है ना, वहाँ पे जो रूलर और चीफ्स वगैरह थे, तो उन तक भी अपने थॉट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से स्प्रेड किया था। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में डेफिनेटली लिख सकते हैं हैगियोग्राफिक्स के लिए। इसके अलावा जो हैगियोग्राफिक्स है ना, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किस चीज़ में, जो फॉर्मेशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो, मतलब जो डाइवर्स इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं, अलग अलग जो धर्म होते हैं, जो कम्युनिटीज़ होती है, जिनकी अपनी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उनके बीच में भी एक डाइवर्स इंटरेक्शन को या जो आइडेंटिफाई उनको क्या फॉर्मेशन करी इस चीज़ में कि हम वहाँ पे भी अपने जो थॉट्स हैं उनको वो स्प्रेड कर पाएँ और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो किया जा सके। इसके अलावा ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना सूफी और भक्ति हैगियोग्राफिक्स के, ये दोनों के लिए ही थे और ये ओरल और रिटन दोनों ही लैंग्वेजेस में इनको कंपोज किया गया था। मतलब कि बोलकर भी और लिख कर भी, चीज़ों को रिप्रेजेंट करके भी ये सब चीज़ें दिखाई गई थी। इसके अलावा जो हैगियोग्राफिक लिटरेचर और जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है ना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब कि क्या है
जो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, मतलब अब जो भी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे महाभारत है और या आप कोई भी ऐसे हॉली बुक पढ़ते हैं, जो भी हम रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, क्या हमने कभी उनके रिटर्न एविडेंस देखे हैं? रिटर्न एविडेंस हमारे पास कैसा है? जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने उनकी स्टडीज़ करी है उन्होंने देखा। आप में से तो कोई नहीं गया था कृष्णा को देखने के लिए, या फिर लॉर्ड शिव जी के बारे में आपने तो अकेले ने नहीं पढ़ा। हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो हम जो रिटर्न एविडेंसेस होते हैं ना उनसे हम पढ़ते हैं, और उन्हीं से हमारी एक पिक्चर क्रिएट होती है। जैसे कि अगर आप बहुत छोटे हैं, बचपन में या आपने कुछ भी अभी दुनिया में ऐसा चीज़ें नहीं देखी हैं, तो आपके लिए रिलीजन और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन जब आपको कोई उस रिलीजन के बारे में, आपका कोई भी जो पर्टिकुलर गॉड है, गॉडेसेस हैं, वो चीज़ आपको अगर बाय बर्थ ही कोई चीज़ दिखा दी जाए, सुना दी जाए, तो आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं। किसी ने भी बाय बर्थ उन चीज़ों को नहीं देखा होता है, ना उनको उसके बारे में नॉलेज होती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जैसे क्या होता है, जितने भी जो स्कॉलर्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत सारे जो काल्पनिक चमत्कार हो गए या फिर कोई रिलीजन होता है ना, उससे रिलेटेड हम एक माइंड सेट कर लेते हैं। जैसे कि मानिए कोई ना बहुत टाइम से चल नहीं पा रहा है, जिसके पैरों में कुछ दिक्कत है, जो इंसान चल नहीं पा रहा है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा मिरेकल हो गया कि वो चलने लग जाए, तो उसको हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन से अगर कनेक्ट कर दें या किसी गॉड गॉडेसेस से कनेक्ट कर दें, तो हमारे अंदर ना एक वही चीज़ की फ्लेक्चुअलिटी आने लग जाती है, स्पिरिचुअलिटी आ जाती है कि हम उस चीज़ को ना ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं कि इनकी वजह से अगर ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे जो है जियोग्राफिक लिटरेचर है ना, उसमें प्रॉब्लम्स और पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट थे, इसके अंदर बहुत सारे जो फिक्शनल नैरेटिव्स होते हैं, मिरेकल स्टोरीज होती हैं, जो कि चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। लेकिन ये सिर्फ इन सब की वजह से कि मतलब जो हैगियोग्राफिक टेक्स्ट है ना, इसके अंदर जो मिरेकल स्टोरीज हैं, इन सब ये सब चीज़ें इंक्लूड थी, तो इस वजह से भी क्या होता है कि ये ना इनकरेक्टली एज्यूम कर लिया जाता है। जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या है, एक इनकरेक्ट एज्यूम हो जाता है, उनकी वैल्यूज़ को, उनकी इंपॉर्टेंस को अलग तरीके से बढ़ावा मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे गलत हैं, जो इसमें आपको पैराग्राफ में दे रखा है या जो चीज़ें आपको यहाँ पे थॉट्स बता रखे हैं, मैं सिर्फ उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रही हूँ। ओके नाउ इसमें बहुत सारे जैसे जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं, जो हिस्टोरियंस है ना, उन्होंने बहुत सारे जो हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शंस है, जो लाइफ्स होती हैं रिलीजियस फिगर्स की, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो जीवनी है, उसको दोबारा से उसको रिक्रिएट करने का ट्राई किया। जैसे बहुत सारे जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, कबीर जो हैं, कबीर के दोहे, ये सब चीज़ें आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी। जो गुरु नानक जी हैं, तो इन सब की जो हैगियोग्राफिक टेक्स्ट है ना, उनको क्रिटिकली एग्जामिन किया गया, और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो लेजेंडरी अकाउंट्स हैं ना, उनके जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उनसे इनको सेपरेट करके भी काफ़ी हद तक देखा गया है। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको ना चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन दे रखा है। अगर इस यूनिट से क्वेश्चन बनता है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो हैगियोग्राफिक टर्म है इसको डिफाइन करना है। इसके अलावा इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स को आपको लिखना है। मैंने पेज नंबर मार्क कर दिया है, ये देखिए ये 152 पेज नंबर है। तो यहाँ से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास में बुक भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी नहीं, इसकी बुक नहीं थी, तो मैंने इसको गूगल से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाला है, तब मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपके पास में भी बुक नहीं है, चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, नहीं पॉसिबल आपके लिए, तो आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद में भी आप इन टॉपिक्स को बहुत आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या चीज़ आती है आपके पास में, जो सूफी हैगियोग्राफिक नैरेटिव्स है ना, उनके बारे में बता रखा है। ये जो पैराग्राफ है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सूफी हैगियोग्राफिक नैरेटिव्स हैं, इसमें सबसे पहला आता है तज़किरत का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था। तो जो सूफी हैगियोग्राफिक है ना, उसके अंदर जो ये तज़किरत है ना, इसने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। मतलब कि ये जो टाइम पीरियड था ना सूफी हैगियोग्राफिक का, इसमें तज़किरत का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसके अलावा 2 अदर टाइप के जो टेक्सचुअल नैरेटिव्स है ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड करे गए थे। सूफी हैगियोग्राफिक नैरेटिव्स में तज़किरत के अलावा 2 और को इंक्लूड किया गया है। इसमें से जो फर्स्ट आता है एनेक्डोट्स इन ऑथेंटिक मलफूज। ऑथेंटिक मलफूज का मतलब होता है जो प्रमाणिक मलफूज होते हैं, ऑथेंटिक मलफूज लिटरेचर। और इसके अलावा जो सेकंड था ना, वो था फैब्रिकेटेड मलफूज। अब देखिए इसको ना आप दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अंदर जो एनेक्डोट्स है ना, उपाख्यान जिसको हम कहते हैं, तो ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, जो प्रमाणिक, जिसके आपके पास में एविडेंसेस हैं। मतलब आप कोई थ्योरी दे रहे हैं तो उसके क्या आपके पास में जेन्युइन प्रूफ है कि ये चीज़ ऐसे हुई है। तो जो ऑथेंटिक मलफूज लिटरेचर है वो उसमें इसी की बात करी गई है, जिसमें लॉज है, प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें स्टैटिक आपको एक चीज़ें फिक्स करी गई है।
उसके अलावा जो सेकंड था ना वो था फैब्रिकेटेड मलफूज सॉरी। मैं फैब्रिकेटेड मलफूज का मतलब है क्या, मन घड़त मतलब कि जो चीज़ आपने सुनी, जो चीज़ आपने देखी नहीं है लेकिन आपने सुनी है, और उसको आप क्या करे जा रहे हैं, स्प्रेड करे जा रहे हैं। जैसे मानिए एक कोई ना रूम है जहाँ पे आपने कुछ ऐसा अननेसेसरी चीज़ें देखी या कुछ ऐसा आपने फील करा जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने क्या किया, जाके ना वो बात किसी दूसरे को बताई। और जो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं ना, लोग उस पर ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं कि मानिए आप कहते हैं कि आपने कहीं पे भूत देखा, तो वहाँ पे अगर एक्चुअल में वो चीज़ नहीं भी एग्जिस्ट कर रही है तो उस टाइम पे आप किसी को बोलेंगे ना तो वो चीज़ें बहुत ऑटोमेटिकली स्प्रेड होने लग जाएंगी। फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन को ना उस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि यहाँ पे तो एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है। अगर आप नहीं भी वहाँ पे कुछ नहीं भी होगा तो आपके जो मन के जो थॉट्स हैं ना वो आपको वो चीज़ सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझा रखी हैं। इसके अलावा जो तज़किरत है इसकी बात करते हैं तो ये एक टेक्सचुअल सोर्स होता है जो स्टडी करता है किसकी सूफीज़ और जो सूफीज़म ऑफ सुल्तानेट्स होते हैं मुगल पीरियड के टाइम पे, जिनकी बहुत सारी मिस्टिकल ट्रीटीज़ थी, मतलब कि बहुत ही मिस्टिकल ग्रंथ थे जिनको सॉल्व करना ईजी नहीं था। इसके अलावा जो पॉलिटिकल वर्क्स है, जो मलफूज थे, तो ये सब चीज़ों के बारे में जो एविडेंसेस हैं, जो बातें करी जाती है वो किस में करी जाती है, तज़किरत के अंदर। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे मकतूबात, ये क्या थे, जो लेटर रिटर्न करे गए थे सूफीस ने, जो लिखे थे, जो पत्र लिखे थे ना, मस्कूबात उनको कहा जाता है। इसके अलावा जो इंडो पर्सियन क्रॉनिकल और जो तज़किरत का जो टाइम था ना, मतलब जो इंडो पर्सियन जो इतिहास था या जो तज़किरत थे, जो बायोग्राफीज थी, जो सूफी संस की बायोग्राफीज थी, तो उनके बारे में यहाँ पे समझाया गया है कि जो तज़किरत है ना उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। इसके अलावा जो तज़किरत के जो मेजर प्राइमरी सोर्सेज थे, जो स्टडी ऑफ जो सूफी संस की जो लाइफ है भारत देश में, जो सूफी संस की लाइफ है उनकी स्टडी करने के लिए उनके जो मेजर सोर्सेज थे वो क्या थे, यहाँ पे कुछ आपको उनके टाइम पीरियड के जो लिखी गई थी कुछ तज़किरत जो इंपॉर्टेंट लिखी गई थी, तो उनके आपको नाम यहाँ पे दे रखे हैं। आप इनमें से कोई भी 2, 3, 4 को याद रख सकते हैं। सेम चीज़ नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास में CRU मतलब लिव्स ऑफ जो संत थे ना वो कैसे रहते थे, उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी। तो ये जो है ना फर्स्ट इंपॉर्टेंट तज़किरा थी, मतलब यहाँ पे क्या है, तज़किरत क्या होती है ये बता रखा है। और इसके बाद में ना यहाँ पे इनके बारे में जो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, जैसे CRU तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है लिव्स ऑफ संत। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास में आता है जमालीज CR-उल-अरफिन। तो इसमें क्या चीज़ थी कि जो लाइफ थी, जो जेनोकॉटिक्स थे उनके बारे में बताया गया। जो टेल्स थी, जो बहुत महान महान लोग थे, अकबर-उल-अखियार में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके पास में, अकबर-उल-अखियार जो 1618 में आई थी तज़किरत, तो इसमें इसके बारे में बताया गया जो मतलब बहुत ही महान महान लोग थे उनकी कहानियों को स्टैब्लिश किया गया। और ये सब चीज़ें ना आपको यहाँ पे समझा रखी हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, पहले तज़किरत के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में ये जो 4-5 यहाँ पे आपको रिटर्न एविडेंसेस में नाम दे रखे हैं वो पढ़ लेना। उसके बाद में 1-2 जो आपको अच्छे लगे ना, जो इजी लगे पढ़ने में, जो याद रह जाए, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत सारा सिलेबस है आपके पास पढ़ने के लिए, तो ये जो चीज़ आपको याद रह जाए उनके बारे में आप 3 से 4 लाइंस को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट आता है हमारा सूफी हैगियोग्राफिक नैरेटिव्स में, फर्स्ट आता है तज़किरत। इसके बाद में सेकंड आता है एनेक्डोट्स इन मलफूज लिटरेचर। अब जो मलफूज लिटरेचर है ना, इसका मैंने आपको समझाया 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। एक था ऑथेंटिक का मतलब क्या था, जो कि फिक्स थी, जो चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो मन घड़त थी, फैब्रिकेटेड जो लिटरेचर थे, जो मलफूज लिटरेचर जो फैब्रिकेटेड थे, जो कि मतलब जिनकी कुछ आपको सर पैर ही नहीं पता, बस चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था। तो यही सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। वैसे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, ये जो यूनिट है ना आपकी, इसमें आपको करना क्या है एग्जैक्टली कि आप ना इन वर्ड्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर जैसे मैंने अभी आपको जितना इस वीडियो का समझाया है, अगर आपको ये चीज़ समझ आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर लगता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे वर्ड्स समझाने से समझ आ रहे हैं तो मैं इस पार्ट को कंप्लीट कर दूंगी, इस यूनिट को, और यूनिट 10 भी मैं अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मतलब मैं जो समझाने का कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो भी आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं ना इस पर फिर टाइम वेस्ट ना करूँ, किसी और यूनिट या किसी और चीज़ की रिकॉर्डिंग मैं आपके लिए अपलोड कर दूँ। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ जितना मैक्स टू मैक्स आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।